हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखलाएं चला रहे थे, जिसमें 37 टेस्ट कर चुके थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 38। तो चलिए सभी लोग आ जाइए और टेस्ट को लगाते हैं। यह टेस्ट यूपी SSC एनएम भर्ती परीक्षा के लिए तथा बिहार एनएम भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भी स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया कराता है, उन सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बैक मसाज। निम्नलिखित में से कौन सा पीठ की मालिश का प्रकार नहीं है। बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए आप लोग। एफ्ल्यूरेज, सोकिंग, टैपिंग या पेट्रीसेज। तो इनमें से कौन सा नहीं है। सोकिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो बैक मसाज होता है, जिसे पीठ की मालिश बोलते हैं, उन रोगियों को दी जाने वाली एक क्या है, प्रक्रिया है। जो रोगी बेड पे ही पड़े रहते हैं और चलने फिरने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो इनके लिए विभिन्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके उद्देश्य भी देखते हैं हम लोग। इसके उद्देश्य में, मालिश के उद्देश्य में, जैसे कि एक पॉइंट ये लिख लीजिएगा, रक्त संचार को बनाए रखना। अगला पॉइंट, रोगी को राहत और आराम प्रदान करना। रोगी को राहत और आराम प्रदान करना। ठीक, ये क्या है, इसके उद्देश्य हैं। देखिए, पोजीशन की बात करते हैं। मालिश की जो पोजीशन होती है, तो पोजीशन में देखिए, सामान्य तौर पर पीठ के बल लेटना। ठीक, गंभीर रोगियों के संबंध में पार्श्व स्थिति दी जा सकती है। ठीक, अब इसमें जो टेक्निक उपयोग की जाती है, आइए उसको देखते हैं। तो ये 4 टेक्निक है जो बैक मसाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ और इन्फॉर्मेशन आइए देखते हैं बैक मसाज से संबंधित। देखिए, इसके लिए जो है 25% एल्कोहल या टैल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। एल्कोहल या टैल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि त्वचा जो होता है, रगड़ से रोकने में मदद मिलती है। त्वचा को रगड़ नहीं मिलता है, रगड़ खाने से सुरक्षा मिलता है। ठीक, और इसकी अवधि क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन फॉर बैक केयर के लिए, ये चीज़ भी लिख लीजिएगा। तो ड्यूरेशन फॉर बैक केयर के लिए जो क्या होना चाहिए, 3 से 5 मिनट। ठीक, इसकी अवधि जो बोल सकते हैं हम लोग, 3 से 5 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, लिंग के पीछे स्थित मूत्रमार्ग के ओपनिंग को किस रूप में जाना जाता है। बताइए, फीमोसिस या एपिस्पेडियास या हाइपोस्पेडियास या हाइड्रोसिल। चारों विकल्प में क्या सही होगा, बताइए आप लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए हाइपोस्पेडियास जो होता है एक प्रकार का जन्म दोष है, ठीक। इसमें होता क्या है, मूत्रमार्ग का जो छिद्र होता है वो लिंग के सिरे पर ना होके बल्कि उसके पीछे होता है। यह दोष जो होता है गर्भावस्था में हार्मोन के कारण होता है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या अगला प्रश्न कह रहा है। वल्सेलम फोर्सेप का उपयोग किसको पकड़ने के लिए किया जाता है? ए कह रहा है पेरिनियम, बी कह रहा है भ्रूण का सिर, सी है गर्भाशय ग्रीवा और अगला ऑप्शन है लेबियम। बताइए इसमें क्या सही होगा प्रश्न संख्या 3 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय ग्रीवा। देखिए गर्भाशय ग्रीवा को देखने के लिए, गर्भाशय ग्रीवा के जो लिप्स होते हैं उसको पकड़ने के लिए वल्सेलम फोर्सेप का उपयोग किया जाता है, ठीक। इसका उपयोग जो है और किस लिए, और इसका उपयोग वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी के लिए भी किया जाता है, ठीक। यह एक लंबी कैंची जैसी होता है, ठीक, जिसके हैंडल जो है देखने में लंबे और पतले होते हैं। यह मूल रूप से अंदर की ओर मुख वाला और दोहरे दांतों वाला होता है। मुख्य रूप से गर्भाशय की सर्जरी के दौरान जो एरिया होता है उसी को पकड़ने के लिए इसका डिजाइन किया गया है, ठीक। एक तरह से कैंची नुमा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है सार्वभौमिक सुरक्षा सावधानियां किसकी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है? बताइए। हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट्स, पेशेंट्स रिलेटिव या जनरल पब्लिक। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ केयर वर्कर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार की वैसाखी का उपयोग सभी उम्र के रोगियों द्वारा अल्पावधि के आधार पर अक्सर किया जाता है? बताइए आप लोग। प्लेटफॉर्म वैसाखी, एक्सिलरी वैसाखी, लोफ्टेंड वैसाखी या एक्सटेंसर वैसाखी। बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है आंतरिक कान की एक स्थिति जिसमें एपिसोडिक वर्टिगो, टिनिटस और सेंसोरी न्यूरल श्रवण हानि की विशेषता होती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग। आंतरिक कान की एक स्थिति है जिनमें एपिसोडिक वर्टिगो, टिनिटस और सेंसोरी न्यूरल श्रवण हानि की विशेषता होती है, उसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेनियर रोग, ठीक। देखिए मेनियर रोग जो है एक आंतरिक कान का विकार है जो मध्य कान में द्रव परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? द्रव परिवर्तन के कारण। और इस स्थिति में क्या होता है, चक्कर का आना या चक्कर जैसे अनुभूति होती है, ठीक। सुनने में समस्या भी होती है, कान में बजने जैसी आवाज़ भी होती है। तो देखिए मेनियर रोग जो होता है आमतौर पर शुरुआत में केवल एक कान को प्रभावित करता है, लेकिन समय बीतने के साथ यह दोनों कानों को प्रभावित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाएगा? बताइए। अधिवृक्क द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा, अंडाशय द्वारा या वृषण द्वारा। प्रश्न संख्या 7 में बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
देखिए ग्रोथ हार्मोन को और किस नाम से जानते हैं? सोमाटोट्रोपिन, ठीक, सोमाटोट्रोपिन इस नाम से भी जाना जाता है, या इसे मानव विकास हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, अथवा मानव विकास हार्मोन, याद रखिएगा। हार्मोन जो है पिट्यूटरी के अग्रभाग द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। यह शरीर में आवश्यक ऊतकों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही हड्डियों की वृद्धि में भी सहायक होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? सोमा, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। सोमाटोट्रोप्स, ठीक, वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाओं को सोमाटोट्रोप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजेनोलिसिस। देखिए ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिनमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज 1 फास्फेट और ग्लूकोज में टूट जाता है, ठीक। इस प्रक्रिया में स्थल हेपेटोसाइट्स हेपेटोसाइट्स और मायोसाइट्स कोशिकाएं हैं, ठीक। इस प्रक्रिया का जो स्थल होता है, रिएक्शन का जो स्थल होता है, रिएक्शन का जो साइट कह सकते हैं, वो क्या होता है? हेपेटोसाइट्स और मायोसाइट्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। देखिए प्रत्येक मानव के गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 10 लाख। इसका काम क्या है? वास्तव में मूत्र का उत्पादन करना, ठीक, और मूत्र का उत्पादन करने में मदद करता है। शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को भी बाहर निकालने में भी मदद करता है। देखिए गुर्दे का कुछ कार्य देख लेते हैं। फंक्शन फॉर किडनी, तो इसके कार्य में क्या क्या है? जैसे पहला है फिल्ट्रेशन, ठीक, जिसे क्या कहते हैं? निस्पंदन। दूसरा पुनर्संग्रहण, अगला श्रावण, ठीक, स्त्राव, इसे स्त्राव बोलते हैं। अगला पॉइंट उत्सर्जन, ये सब क्या है? इसके कार्य हैं। अगला पॉइंट हार्मोन स्राव, ठीक। उसके बाद रक्तचाप विनियमन, रक्तचाप ठीक, इतने याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हृदय की अपर्याप्त पंपिंग क्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 10 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोजेनिक आघात।
ठीक। कार्डियोजेनिक शॉक, देखिए कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें हृदय प्रणालीगत रक्त परिसंचरण में पर्याप्त रक्त को पंप करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से एक तरह से कह सकते हैं हृदय गति रुकने का कारण होता है। क्या, हृदय गति रुकने का कारण। ठीक, इसके संकेत और लक्षण जान लेते हैं। संकेत और लक्षण, संकेत और लक्षण में जैसे कि उल्टी, मतली, कमजोरी व थकान, कमजोरी, थकान, ये सब क्या है इसके लक्षण हैं। ठीक, त्वचा का चिपचिपा होना, ठंडा होना, ठीक, पीलापन पड़ना, ये सब भी इसके लक्षण हैं।